याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। पहले तो वो डीपीपी निकालो फटाफट। आए हो क्या? बहुत बढ़िया सर, लाइए। अब अभी सुनना, ज्यादा नहीं है यार, 2 ही पेज है। ठीक है, इसमें मैं कुछ चीजें, ध्यान से सुन लो। ये जो डीपीपी है इसमें मैं कुछ चीजें मार्क करवा देता हूँ। और मार्क करवाने का मतलब ये है कि वो इंपॉर्टेंट है और वहां से हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देना बेटा, पेन देना। देखो, इसमें जो काम की चीज है वो मैं बताते चलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना, है ना। इसमें स्टार्ट किया हुआ वर्गीकरण की, ये बेसिक डीपीपी है, जो बेसिक थ्योरी होती है वो बेसिक थ्योरी है। अब इसको लिखाने से भी कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि सर इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन अपना टॉपिक है इसलिए अपने को आना चाहिए, हो सकता है वो पूछ ले, है ना। तो अपन उसकी भी गारंटी नहीं ले सकते। तो इसमें देखो, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है वो आप देख लेना। लेवोसियर का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने बताया था कि धातु और अधातु में बांटा हुआ था। तो धातु के गुण क्या होते हैं, अधातु के गुण क्या होते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उसी प्रकार से इसमें एकदम सीधी सीधी सटीक बात हमने लिखी है। इसके बाद डोबेराइनर का त्रिक नियम लिखा हुआ है ना। ये त्रिक नियम क्या होता है, ये ढंग से पढ़ लेना। ये शायद मैंने आपको बताया भी था कि 3 तत्व लिए, जिसको क्या बोला, त्रिक बोला। पहले और आखिरी तत्व के परमाणु भार का औसत जो है वो मध्य वाले तत्व के लगभग बराबर या बराबर होता है। ये बात बताई थी ना, बताई थी। तो इसको ढंग से ध्यान रखना कि क्या कौन कौन त्रिक बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। अष्टक नियम एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। वही बोला गया था कि सर 20 तत्व होते हैं जहां तक ये लगता है, और प्रत्येक पहला और 8वां तत्व जो है वो एक दूसरे के गुणों की पुनरावृत्ति करता है। जैसे संगीत में क्या होते हैं, 7 सुर होते हैं। ठीक है, तो इसमें इस पेज पे, पहले पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, डोबेराइनर का त्रिक नियम। इस पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चीजें सारी पढ़नी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डोबेराइनर का त्रिक नियम। ये त्रिक नियम आप लोग ढंग से पढ़ लेना कि सर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद लोथर मेयर का कर्व आया हुआ है, मिल गया क्या? सर लोथर मेयर का जो कर्व है ना, इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो बता देता हूं। पहली बात कि ये किसके बीच में बनता है, यानी कि कौन कौन सी दो ऐसी बातें ली जाती हैं, कौन से ऐसे दो कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं जहां पर आपका लोथर मेयर का जो कर्व है वो बनाया जाता है। अभी ये ऊपर क्या आ गया इस पे, अल्टरनेट करंट। अच्छा, ये दूसरे पेज पर ही है क्या? मैं बोला हाँ। चलो अब सुनो, इसमें जो काम का है वो क्या है। पहला पॉइंट कि ये एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में बनाया गया ग्राफ था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में बनाया गया ग्राफ था। दूसरी बात इसमें जो याद रखने वाली है वो क्या है कि कौन से तत्व कहां हैं। तो इसमें देख लो सर, आप ग्राफ में देख लो, ग्राफ के टॉप पर, ग्राफ के टॉप पर जो तत्व हैं वो तत्व कौन से हैं। तो अपन कह रहे हैं कि सर वो आप लोगों के एल्कली मेटल हैं। वो तत्व कौन से हैं, एल्कली मेटल, यानी कि क्षार धातु। अब है ना, तुम लोग क्या करो, इसके बाद देखो ग्राफ में नीचे चलना स्टार्ट करो, ग्राफ में गुड़ना स्टार्ट करो। तो जहां से हम नीचे जाते हैं उस पोजीशन को बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। ये जो डिसेंडिंग पोजीशन है इस पर देखो सर कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। जहां पर उतर रहा है ग्राफ, नीचे जा रहा है, तो यहां पर कौन है, क्षार मृदा धातु। अब देखो सर, जहां पर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, चढ़ रहा है, यहां पर कौन है, आपके हेलोजन। हो गया क्या? और ग्राफ में नीचे ही नीचे देखो सर, बेस पर जो है वो कौन है, तो अपन कह रहे हैं कि सर यहाँ पर संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर इसमें जो पॉइंट है वो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, और 5 पॉइंट जो मैंने बोले हैं वही चीज है। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? तो ये 5 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत काम का और बहुत ही गजब का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। ठीक है सर, तो लोथर मेयर कर्व जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप लोग देख लेना कि क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। लोथर मेयर प्रयास, परमाणुवीय द्रव्यमान का किसके साथ आरेख था, परमाणुवीय आयतन। आंसर इसका 2 कर देना भैया ना, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर रह गया था उससे। हाँ, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। अब देखो मेंडलीव का आवर्त सारणी है, देखो मेंडलीव का आवर्त सारणी है, इसका आवर्त नियम मैंने पढ़ाया था, क्या था
कि सर जितने भी तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो क्या होते हैं, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है, पहली बात। दूसरी बात, मेंडलीव के टाइम कुल 63 तत्व ज्ञात हुए थे, लेकिन अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। यही अक्रिय गैसें आगे चल के मेंडलीव के गले की हड्डी बनी थी, जिसकी वजह से मेंडलीव फेल हुआ था। एक कारण अक्रिय गैस भी था। आपको याद होगा मैंने कहा भी था कि बोर पहला साइंटिस्ट था जिसने अक्रिय गैसों का नामकरण किया था, याद है क्या? बोर का जब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो बोर ने ही वो सारे नाम दिए थे, क्योंकि सर मेंडलीव ने जब काम किया था तब अक्रिय गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके बाद हुई थी, तो बेचारे की गलती कहाँ है इसमें? ठीक है, तो 63 तत्व थे। अब इसने आगे वाला सी पॉइंट लिखा है, 12 क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणी कहते हैं। देखो अगले पेज पर मेंडलीव का टेबल बनाया हुआ है, अगले पेज पर मेंडलीव का टेबल बनाया हुआ है। इसमें जो क्षैतिज क्षैतिज कौन सा होता है, ये पड़ी लाइन है क्या? हाँ सर, टोटल इसने कितनी क्षैतिज लाइनें बनाई हुई हैं? 12। ठीक है, उसके बाद ऊर्ध्व स्तंभ को वर्ग कहा जाता है और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे। देखो सर, क्या आपको 8 वर्ग दिख रहे हैं क्या? तो आपको कब दिखेगा? तो अपन कह रहे हैं कि जब आप ऊपर पढ़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मिल गया क्या? ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि 12 तो क्षैतिज पंक्तियां जिसको आजकल हम आवर्त कहते हैं अपने पास 7 हैं, और मेंडलीव ने कितने बनाए थे? 12। उसके बाद दूसरा क्या है? वर्ग है, मेंडलीव ने कितने बनाए थे? 8। अब सुनो, मेंडलीव का क्लासिफिकेशन आगे और चलेगा अभी। इसके बाद देखो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 7वें तक प्रत्येक वर्ग को ए तथा बी उपवर्ग में विभाजित किया गया है। यानी कि सर वापिस आओ टेबल में, आप 1 के नीचे पढ़ो, उपवर्ग लिखा हुआ है ए और बी, लिखा हुआ है ना? तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। अब सुनो, आधुनिक आवर्त सारणी के फर्स्ट ए में कौन आता है? क्षार धातु। और फर्स्ट बी में कौन आता है? कॉपर। याद आया क्या? CuAgAu। तो देखो सर, क्या इसने यहां पर यही बना रखे हैं क्या ए और बी में? अरे देखो, देखे क्या ए और बी में यही है क्या? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में, फर्स्ट ए में कौन है? क्षार धातु, और फर्स्ट बी में कौन है? कॉपर वाला ग्रुप। बात समझ में आ गई? तो हम जो नोटेशन लिखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी पर, वो हमारे किसके हैं? मेंडलीव की। बात समझ में आ गई? अब तुम देखो एनसीईआरटी में है ना कुछ अलग लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा हुआ है। वो क्लासिफिकेशन मेंडलीव के हिसाब से नहीं है, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा है? मेंडलीव। क्यों? क्योंकि सर मेंडलीव के क्वेश्चन भी हमें कई बार फेस करने पड़ते हैं, तो हम उसके हिसाब से बात करते हैं। और एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो CAS उसके अकॉर्डिंग है। एक जैसे IUPAC होता है वैसे ही एक संस्था है, उसके हिसाब से वो आपके मॉडर्न टेबल पर एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 8वें वर्ग में 3 पंक्तियों में 9 तत्व रखे गए हैं। देखो सर, 8वां वर्ग देखो, देखे आयरन, कोबाल्ट और निकल, तीनों को इसने सम्मिलित किया है। किया है क्या? किया है। अब आप याद करो, जैसे हमने आधुनिक आवर्त सारणी लिया था, क्या उसमें भी हमने 8 जहां लिखा था, क्या 3 वर्ग को कंबाइन किया था क्या? किया था। बात पल्ले पड़ गई? आयरन, कोबाल्ट, निकल को भी हमने वहां पर कंबाइन किया था। तो ये कहानी किसकी है? इसकी। आगे पढ़ते हैं। समान वर्ग के तत्व समान गुण रखते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, सबको पता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। बात पल्ले पड़ गई? अब देखो सर, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। टेबल से अगले पेज पर आओ। टेबल से अगले पेज पर जो है वो मेंडलीव की तत्वों की, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि मेंडलीव की जो टेबल है उसको भी मॉडिफाई किया गया था बाद में उसके चेले चपाटों द्वारा। तो उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया था उसमें। तो उसमें तत्वों का अध्ययन कोई काम का पॉइंट नहीं है, नए तत्वों की खोज। इसमें जो काम का पॉइंट है वो मैं बता देता हूं। इसमें 3 4 नाम लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है इक्का एल्यूमिनियम, लिखा हुआ है क्या? इक्का एल्यूमिनियम को मार्क कर लो, इक्का बोरोन को मार्क कर लो, इक्का सिलिकॉन को मार्क कर लो, और इक्का मैग्नीज को मार्क कर लो। ठीक है, ये चारों पॉइंट मार्क कर लो। इक्का एल्यूमिनियम किसको कहते हैं? गैलियम को। इक्का बोरोन किसको कहते हैं? स्कैंडियम को। इक्का सिलिकॉन किसको कहते हैं? जर्मेनियम को। और इक्का मैग्नीज किसको कहते हैं? टेक्नीशियम को। ये चारों तत्व आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। और ये चारों तत्व कई बार क्वेश्चन में सिंपली पूछ लेता है। ठीक है सर, ये हो गया। इसके बाद सी पॉइंट आप पढ़ लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन समस्थानिक और तत्वों के असंगत व्यवहार, ये भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसके बाद जो हमारे पॉइंट काम का है वो पॉइंट काम का है ई।
जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, बाकी तुम पढ़ते रहना। ई पॉइंट जो है, असमान गुणों वाले तत्वों को समान वर्ग में स्थान देना, ये पॉइंट देखते हैं। इसमें देखो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में इसने बताया है कि फर्स्ट ए में इसने 4 धातु रखे हैं और फर्स्ट बी में किसको रखा है, आपके कॉपर वाला जो सीरीज है उस सीरीज को रखा है, जिसको हम लोग नाम देते हैं सिक्का धातु, कॉइन एज मेटल। तो इस पॉइंट को मार्क कर लेना कि सर ये पॉइंट हमारे लिए बहुत काम का हो जाता है। ठीक है सर, तो ये एक सिंपल सी बात होती है किसकी, तो अपन कह रहे हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की। अब इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी पे वापिस आओ, और जो पॉइंट काम का है, जो तुमसे पूछा जा सकता है, वो कौन सा है, 63 तत्व है, बस इतना ही मार्क कर लो, 63 तत्व है। दूसरा 12 क्षैतिज पंक्ति, 12 क्षैतिज पंक्ति, और उसके बाद 8 वर्ग, 8 वर्ग, जो नाम बोल रहा हूं बस उतना ही अंडरलाइन कर लो, 8 वर्ग, और उसके बाद 7 7 वर्ग हैं जिनको ए और बी उपवर्ग में बांटा, तो 7 और ए बी उपवर्ग को मार्क कर लो। ठीक है, बस इतने ही आपको याद रखने हैं। मेरे हिसाब से इतना काम तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो ये जो 2 पेज हैं, ये पेज आपकी जो हिस्टोरिकल पोर्शन है, जो पुराने टाइम में चलता था, जो हुआ था, उन सब की बातें हैं, तो इनको याद लो बेटा, तो इनको आपको याद रखना मस्त है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, 4 पेज है, 2 मिनट का काम होगा आपके पढ़ने के लिए, है ना। ठीक है, तो आराम से पढ़ लेना इसको, जो पॉइंट मार्क कराए हैं उन पॉइंट को क्या कर लेना, आप लोग ढंग से याद कर लेना। हाँ डीपीपी है, वॉइस कट रही है। हाँ भाई, अब भी कट रही है क्या वॉइस? चलो सर, ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि सर ये कहानी हमारी बेसिक पॉइंट की होती है, और अब निकाल लो आपकी नोटबुक। ये बेसिक पॉइंट ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, तो कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना। चलो सर, नोटबुक निकालो, और कल जहां छोड़ा था उससे आगे बात करते हैं। कहां छोड़ा था कल? कल हमने बात करी थी, वो पॉइंट कौन सा था, तो हमने कहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस की बात हमारी कंप्लीट हो गई थी, और पीरियोडिक वेरिएशन इन एटॉमिक साइज, यानी कि एटॉमिक साइज में पीरियोडिक वेरिएशन की बात हो गई थी, और आपको 3 क्वेश्चन दिए थे कि परमाणु त्रिज्या का अधिकतम मान है, सहसंयोजक त्रिज्या का अधिकतम मान है, और वंडरवॉल त्रिज्या का अधिकतम मान है। बहुत बढ़िया, बालिका ने आंसर लगाए हैं कि परमाणु त्रिज्या का अधिकतम मान है, इसने ऑप्शन दिया है पहला। क्या आपने भी यही दिया है क्या? चलो ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सह संयोजक त्रिज्या का अधिकतम मान है, बालिका ने आंसर दिया है कार्बन। क्या आपने भी यही दिया गया? बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन है, वंडरवॉल त्रिज्या का अधिकतम मान है, बालिका ने आंसर दिया है नियोन। क्या आपने भी यही दिया है क्या? तो हाँ, जरूरी नहीं है इसके सही हो, मैंने बोला ना बालिका ने आंसर दिया है, मास्टर ने थोड़ी दिया है। हाँ चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं इसका बेटा आपका। हाँ अब सुनो, ध्यान से सुनना, और अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, वो पॉइंट क्या है सर, आपका बहुत ही काम का है। ठीक है, तो चलो सर, 3 क्वेश्चन दिए थे। हाँ बिल्कुल बेटा, उन्हीं क्वेश्चंस की बात है। चलो पहला क्वेश्चन, परमाणुवीय त्रिज्या का अधिकतम मान है, और आपको टोटल ऑप्शंस जो मिले हैं वो 4 ऑप्शन हैं, और वो ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो आपने कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला ऑप्शन है नियोन, दूसरा ऑप्शन है लिथियम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, और चौथा ऑप्शन है फ्लोरीन। ये 4 ऑप्शन है। अब सुनो, इसने बोला परमाणुवीय त्रिज्या, मतलब आपके पास जितनी भी त्रिज्याएं हैं, सभी त्रिज्याओं को याद कर लो। कौन कौन सी? सहसंयोजी त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, और वंडरवॉल त्रिज्या, और आयनिक त्रिज्या। अगर अपन इन चारों त्रिज्याओं की बात करते हैं, तो इनमें से सबसे बड़ा मान किसका होता है? वंडरवॉल का होता है। परमाणुवीय त्रिज्या बोला है, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर है नियोन। ये सबका सही, ये सबका सही है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? मैंने क्या बोला? क्वेश्चन है परमाणुवीय त्रिज्या का, मतलब जितनी भी त्रिज्याएं हैं सबको कंसीडर कर लो, जिसका मान सबसे बड़ा वो आंसर, और आंसर कौन है? वंडरवॉल यानी कि नियोन। बात पल्ले पड़ गई। चलो दूसरा क्वेश्चन है कि सहसंयोजक त्रिज्या का मान किसके लिए अधिकतम है, और ऑप्शन फिर से वही है, ऑप्शन फिर से वही है। आपने क्या आंसर दिया है? लिथियम कितने लोगों का आंसर है? चलो बहुत बढ़िया,
नियोन किसी का आंसर थोड़ी है, नहीं है। कार्बन, कार्बन किसी का आंसर नहीं है, आपका तो है ही बेटा। अच्छा, और फ्लोरीन किसी का नहीं है, बहुत बढ़िया सर। चलो कॉपी पेन निकालो और दो बात लिखते हैं। हाँ भाई, ध्यान से सुन लेना, जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं उस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ताकि अपनी जो बातें हैं और अपने दिमाग में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएं। पहले थोड़ा सा सुन लेना, मैं यहां पर लिख रहा हूं एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब है तत्व। मैंने यहां पर तीन बातें करी हैं। नंबर वन, मैं लेता हूं किसको बेटा, नोबल गैस को, ठीक है। नंबर दो पर हम लोग लेने वाले हैं किसको, तो अपन ने बोला कि सर आप लोगों की नॉन मेटल को। नंबर दो पर हम लेने वाले हैं किसको, नॉन मेटल को। और नंबर तीन पर हम लोग बात करेंगे किसकी, मेटल की, ठीक है। तीनों चीजों को हम लोग देखने वाले हैं और बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सारे लोग सुनते जाइए। देखो सर, मैं पहला पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं कि रेडियस यानी कि त्रिज्या, दैट मे बी कैलकुलेटेड, यानी कि लिखा गया है कि त्रिज्या जिसको ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान से सुनना ना, क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी। और दूसरा पॉइंट है डिफॉल्ट रेडियस, डिफॉल्ट रेडियस, ठीक है। डिफॉल्ट रेडियस का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं कि उसकी नेचर के हिसाब से, तत्व की प्रकृति के हिसाब से नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो त्रिज्या आती है उस त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब हो गया, जैसे आप लोग सेल फोन रखते हो, मोबाइल फोन रखते हो, तो मोबाइल फोन में है ना सर, जब आप लोग मोबाइल फोन नया लेके आते हो या फिर आप लोग मोबाइल फोन चला रहे होते हैं, तो हम लोग उसमें एक ऑप्शन पे जाते हैं, सेटिंग। अरे हाँ या ना, सेटिंग जो ऑप्शन होता है उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आता है डिफॉल्ट सेटिंग और एक आता है पर्सनलाइज्ड सेटिंग। अरे फोन चलाया है ना, हाँ तो फोन में सेटिंग देखा होगा ना, डिफॉल्ट सेटिंग जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो कंपनी जो फीचर उसमें डाल के देती है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। कंपनी अपना थीम, अपना वॉलपेपर, अपनी रिंगटोन, अपनी मैसेज टोन, अपना वॉल्यूम, सब कुछ उसमें अपने हिसाब से जो उसका कंपनी का जो आइडियल होता है, जो स्टैंडर्ड होता है वो डाल के देती है, सारी चीजें डिफॉल्ट हो जाती है। फिर दूसरा होता है पर्सनलाइज्ड सेटिंग, जो हम लोग चूज करते हैं। हम लोग उसमें अपने हिसाब से थीम लगा लेते हैं, हम अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार के वॉलपेपर लगा लेते हैं, अपने हिसाब की टोन सेट करते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की रिंग टोन सेट करते हैं। जैसे बापू का फोन होता है तो भाग भाग डिक्के बॉस लगा लेते हैं, ठीक है, हाँ या ना। और कोई दोस्त का फोन होता है तो कुत्ता कमीना लगा देते हैं, और किसी और खास आदमी का होता है तो कुछ और लगा देते हैं, है ना। तो वो अलग अलग होता है सबके लिए। उसके बाद आप लोग वाइब्रेशन का मोड भी अलग कर सकते हो, आप हर चीज उसमें अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। वो होता है पर्सनलाइज्ड। और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो होगा मतलब होगा। तो वही चीज है, ध्यान से सुन लेना। नोबल गैस, नोबल गैस कोई बॉन्ड नहीं बनाती। इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेडियस ले सकते हैं, वंडरवॉल। सिर्फ इसके अलावा तुम कोई रेडियस इसका नहीं बना सकते। तो डिफॉल्ट में भी क्या मिलेगा, वंडरवॉल। बात पल्ले पड़ गई क्या? यानी कि अगर कंपनी पर्सनलाइज्ड का ऑप्शन ही ना दे तो सर जो कुछ होगा वो एक ही होगा। बात पल्ले पड़ गई? अरे हाँ या ना, सिंपल। आ जाओ, नॉन मेटल। नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल के लिए कौन कौन सी त्रिज्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, तो एक तो होती है कोवलेंट और दूसरी कौन सी होती है, वंडरवॉल। ये दोनों हमने करी थी। लेकिन अगर आपको बोल दे कि ए धातु की त्रिज्या कोवलेंट, तो डिफॉल्ट रेडियस कौन सा होगा, कोवलेंट रेडियस होगा। बात पहले पड़ गई? अरे दोनों में मीनिंग समझ में आ गया। अब बात आती है सबसे खतरनाक, मेटल की। मेटल के लिए सबको पता है, क्या मैं मेटल के लिए मेटालिक रेडियस ले सकता हूं क्या? ले सकते हैं, मेटालिक रेडियस ले सकते हैं। दूसरा, क्या मैं मेटल के लिए कोवलेंट रेडियस ले सकता हूं क्या? मेटल के लिए कोवलेंट रेडियस का मेजरमेंट भी किया जा सकता है। मेटल के लिए कोवलेंट रेडियस का मेजरमेंट भी किया जा सकता है। अब तुम बोलोगे कि ये क्या वाहियात बात है। कोवलेंट रेडियस तो हम उसके लिए लेते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो अब सुनना, क्या आप लोगों ने एमओटी पढ़ा है क्या?
एमओटी पढ़ा है तो एमओटी में आपने Li2 पढ़ा होगा। Li2 जो होता है, Li2 गैसीय प्रावस्था में स्टेबल होता है। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, उसमें Li2 बनाते हैं ना, अपन कहते हैं होमोडाई एटॉमिक अप टू 20 इलेक्ट्रॉन हमारे सिलेबस में है। तो ये जो Li2 होता है गैसियस फेज में, आप यहां से कोवलेंट रेडियस का मेजरमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कोवलेंट रेडियस का मेजरमेंट कर सकते हो। Na2 बनता है एमओटी के हिसाब से, K2 बनता है, जितने भी बनते हैं डाई एटॉमिक, सब के लिए तुम क्या कर सकते हो? रेडियस ले सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो एनसीईआरटी में जैसे ही तुम डी ब्लॉक का एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे ग्राफ बनाए गए हैं, देखा है क्या? बहुत सारे ग्राफ बनाए गए हैं। उन ग्राफ को अगर तुम देखोगे तो उसमें है ना सर, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होती है उनकी जब साइज का ग्राफ बनाया गया है तो उसमें दो ग्राफ हैं साइज से रिलेटेड, एक है कोवलेंट रेडियस का और दूसरा है मेटालिक रेडियस का। हम जो पढ़ते हैं वो मेटालिक रेडियस होती है, कोवलेंट रेडियस को हम हाथ ही नहीं लगाते। अरे हाँ या ना? देखना घर जाके। तो अपन क्या कहते हैं कि कोवलेंट रेडियस का मेजरमेंट आप कर सकते हो। तीसरा, क्या मैं वंडरवॉल रेडियस ले सकता हूं? यस सर। वंडरवॉल ऐसा रेडियस है तुम किसी के लिए भी ले सकते हो भैया। हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, यानी कि कल्पना किसी के बारे में भी की जा सकती है। अरे कल्पनाएं किसी के बारे में भी की जा सकती है, हाँ या ना? बहुत कल्पनाएं करी होंगी, बहुत इमेजिनेशन किया होगा। अरे हाँ या ना? हाँ, तो अपन क्या कह रहे हैं कि तीनों माप सकते हैं। अब आ जाओ, डिफॉल्ट रेडियस कौन सी होगी? मेटालिक। अगर वो कुछ ना बोले तो हम लोग मेटल के लिए क्या मानेंगे? मेटालिक। बात पल्ले पड़ गई क्या? अरे हाँ या ना? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, परमाणुीय त्रिज्या। परमाणुीय त्रिज्या आप लोग यहां पर कौन सी रेडियस लेके चलोगे? डिफॉल्ट रेडियस, जिसका जो है वो। तो बोलो भैया नियोन का कौन सा लोगे? वंडरवॉल। इसका मेटालिक, और इन दोनों का कोवलेंट। तो सबसे बड़ा वंडरवॉल। आंसर क्लियर हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है कि सर वंडरवॉल नहीं, इस बार बोला कोवलेंट, यानी कि सबको सेम स्केल पर ले आया। अरे सबको क्या ले आया? एक ही पैमाने पर ले आया कि सर सबके लिए पैमाना क्या है? एक ही है। पैमाना वो वाला पैमाना नहीं कि पैमाना छलका दो यारो, है ना, वो वाला नहीं है सर। पैमाना मतलब स्केल, मापन। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहाँ पर इसके लिए तो केवल और केवल क्या होता है? वंडरवॉल। तो ये तो रेस से वैसे ही बाहर हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहला तो नहीं हो सकता। बचे कौन से? लिथियम, कार्बन, फ्लोरीन। क्या लिथियम के लिए वंडरवॉल त्रिज्या आ सकती है क्या? आ सक... अभी अभी तो आई है रे, अभी अभी तो आई है। लिथियम के लिए वंडरवॉल त्रिज्या आ सकती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज घटेगा। तो आंसर कौन सा? नोट करो और लिखो, नोट करो और लिखो, जल्दी करो भाई, नोट करो और लिखो। बात समझ में आई क्या मैं क्या समझाना चाह रहा था? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल्दी नोट करें सर, समय बहुत कम है आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। जीने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी चला। हो गया भाई, जल्दी करो रे। ठीक है, तो धातु के लिए तीनों त्रिज्याएं आती हैं, अधातु के लिए दो, और अकीय गैसों के लिए केवल और केवल, केवल और केवल वंडरवॉल। याद रखिएगा, बहुत ही काम की चीज है। चलो सर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर किसके लिए वंडरवॉल त्रिज्या का मान अधिकतम है? नियोन। चलो एक बात करते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, लिथियम।
लिथियम, नियॉन, लिथियम, नियॉन, कौन सा? लिथियम। चलो बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। सारे लोग ध्यान से सुनना। देखो सर, जो कंपैरिजन होता है वो कैसे होता है? मैं आपसे ये कह दूं कि इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, उन सब को आप क्या करो सर, आईक्यू के लेवल पर क्या कर दो, अरेंज कर दो, आईक्यू के बेस पर। तो अब एक बात बताओ कि इस क्लास में जितने बच्चे होंगे सबका आईक्यू देखा जाएगा, यानी कि इंटेलिजेंसी देखी जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, जो सबसे ज्यादा जल्दी गेन करने वाला, जल्दी आंसर देने वाला बच्चा है, वो क्या होगा, इस पोजीशन में फर्स्ट आएगा। हाँ या ना? अरे यही होता है ना। और जो एकदम से मतलब मजे लेने वाला है, जो पढ़ता ही नहीं है, जो जिसको पढ़ाई लिखाई से या किसी भी चीजों से मतलब नहीं है, एकदम से बिल्कुल डम्बो टाइप का है, तो वो कहां पर आएगा, लास्ट आएगा कि नहीं आएगा? ये पहला स्केल। फिर क्या हुआ कि कोई मेरे जैसा मास्टर आया, बोला ना ना ना, आईक्यू के बेस पे नहीं, एक काम करो, सभी बच्चों को बदमाशी और मजे लेने के पैमाने पर अरेंज करो। तो जो पहले सबसे लास्ट था, अब वो सबसे पहले आ जाएगा क्या? टॉपर कौन होगा? वो। हाँ या ना? और जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला था, अब वो कहां चला जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब पैमाना चेंज करते ही ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब ये हो जाए कि यार है ना, मतलब मान लो कि पैमाना चेंज कर दे कि सर, मतलब यहां पर हैंडसम लोगों का पैमाना बनाओ, तो पहले पोजीशन पे मैं आ जाऊंगा। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो पहले पोजीशन पे मैं आ जाऊंगा, बाकी आप लोग आ जाओगे, है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? पैमाना मैं बना रहा हूं, तो मैं ही बताऊंगा कैसे होगा। बात समझ में आ गई? अब आ जाए कि सर पैसे वाले लोगों का पैमाना बनाओ, तो फिर से मैं पहली पोजीशन पे आ जाऊंगा और तुम पीछे रह जाओगे, है कि नहीं है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर पैमाने पर डिपेंड करता है, ध्यान से सुन लेना, स्केल पर डिपेंड करता है, पैमाने पर डिपेंड करता है कि सर ऑर्डर क्या होगा। बात पल्ले पड़ गई? तो अगर सभी तत्वों को, दिए गए सभी तत्वों को एक ही पैमाने पर लिया जाता है, तो कारक दो ही काम करते हैं, टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल, लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव। टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ सेल, लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव। तो अब आ जाओ सर, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि सर क्या होने वाला है। तो इसने बोला वॉन्डरवॉल, तो मेरे भाई वॉन्डरवॉल मैं सबके लिए ले सकता हूं, धातु, अधातु और अक्रिय गैसें सबके लिए लिया जा सकता है, कोई पंगा नहीं है। तो हमारे पास जो है वो कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। जो नियोन कभी एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले हुआ करता था, उसके साथ देखना क्या होगा। इधर से इधर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, केवल एक ही फैक्टर काम करेगा, क्यों? क्योंकि पैमाना फिक्स है, और पैमाना फिक्स है तो तुम क्या बोलोगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज घटेगी। तो सबसे बड़ा वंडरवॉल रेडियस आएगा लिथियम का, और सबसे छोटा किसका आएगा, नियोन का। इस बार पैमाना क्या है, वंडरवॉल है, सेम है। बात पल्ले पड़ गई? तो अगला पॉइंट लिखो। देखो, यदि सभी तत्वों को एक ही स्केल, यदि सभी तत्वों को एक ही स्केल, ब्रैकेट में लिख देना पैमाना, एक ही स्केल, ब्रैकेट में लिख देना पैमाना, एक ही स्केल पर लिया जाता है, एक ही स्केल पर लिया जाता है, तो एक ही स्केल पर लिया जाता है, तो वर्ग में, तो वर्ग में केवल कोष की संख्या, वर्ग में केवल कोष की संख्या तथा तथा आवर्त में, तथा आवर्त में केवल, तथा आवर्त में केवल जेड इफेक्टिव, केवल जेड इफेक्टिव कारक लागू होता है, कारक लागू होता है। ठीक है सर, ये कहानी किसकी है, इसकी। तो एग्जांपल नोट कर दीजिएगा सर, आगे बात को स्टार्ट करते हैं। फिर एग्जांपल नोट कर लीजिएगा और आगे बात को स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। बोलिए सर, क्या आपको सारी कहानियां क्लियर है? तो मेरे हिसाब से पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर फिर से क्या आ जाएगा, लिथियम। इस बार लिथियम सबसे बड़ा है।
सर पैमाने पर निर्भर करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा। पहले क्वेश्चन में पैमाना नहीं था, तो अलग-अलग पैमानों पर गणनाएँ चल रही थी। अलग-अलग पैमानों पर गणनाएँ चल रही थी, तो हमने सब कुछ बता दिया। क्लियर है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये है। मान लो कि क्वेश्चन आ जाए कि सर इंसानों को इंटेलिजेंसी के बेस पर अरेंज करो, तो क्या तुम उसमें गाय-भैंसों को ऐड करोगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे ना। अगर वो आपको बोल दे कि सर इंसान को ताकत के बेस पर अरेंज करो, तो क्या तुम हाथी को, चीते को, शेर को शामिल करोगे क्या? नहीं सर। वो अगर ऐसा बोल दे कि इस धरती पर उपस्थित सभी प्राणियों को ताकत के बेस पर अरेंज करो, तो क्या उसमें जानवर भी आ जाएँगे क्या? आ जाएँगे। अब बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? ये होता है पैमाना, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिएगा आगे नेक्स्ट बात करते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आपको किसी भी बात पर कोई शंका लगती है, तो आप आराम से उस पर सोच विचार कर लें और मेरे को बता देना। अब देखो सर, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने कल बनाया था दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त की त्रिज्या का आकार क्रम, बनाया था क्या? देख लो देखें। दूसरे आवर्त का बनाया था क्या? दूसरे आवर्त का। दूसरे आवर्त की त्रिज्या का आपने आकार क्रम बनाया था, उसमें सबसे बड़ा आकार किसका आया था? नियॉन का। अरे मैंने क्या बोला? त्रिज्या का आकार। त्रिज्या बोल दिया मतलब सारी त्रिज्याएं आ गई। कल वाली बात कर रहा हूं, आज वाली नहीं। आज वाला तो पैमाना हमने फिक्स कर दिया था। कल वाले पे आ जाओ सर, जहां पर पीरियोडिसिटी हेडिंग लगाया है, उसमें हमने कहा था कि सर आकार क्रम बताना है। आकार क्रम का मतलब सर हमारे पास सबके लिए अलग अलग त्रिज्याएं हैं, अलग अलग प्रकार है। प्रकार अलग अलग है तो सर चीजें भी अलग अलग हैं। सबसे बड़ा आकार किसका आ गया था? नियोन का। और उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जो भी थे वो सारे के सारे आ गए थे। और वहां पर सबसे छोटा कौन था? हेलोजन। सबसे छोटा कौन था? हेलोजन। अब ध्यान से सुनना। देखो सर, इसको देखकर ये नहीं लगता क्या कि सर एक आवर्त में अक्रिय गैसों का आकार सबसे बड़ा है? एक आवर्त में अक्रिय गैसों का आकार क्या है? सबसे बड़ा। तो चलो सर इसी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर मेरे पास है हाइड्रोजन, यहां पर है लिथियम, यहां पर है सोडियम, यहां पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। यहां पर मेरे पास है कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन और आपका अर्जी। ये तत्व हैं। एक साइड मैंने अक्रिय गैसें लिखी हैं और एक साइड मैंने क्या लिखा हुआ है, तो हमने कहा कि सर आप लोगों के जितने भी एल्कली मेटल के एलिमेंट हैं वो प्लस हाइड्रोजन। ठीक है सर। ये है आवर्त नंबर 1, आवर्त नंबर 2, आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर 4, आवर्त नंबर 5, आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7। अब देखना, ध्यान से सुन लेना। अपन क्या बोलेंगे कि सर फॉर फॉर पीरियड नंबर 1, 2, 3। पीरियड नंबर 1, 2, 3 जो होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीन आवर्त के लिए अक्रिय गैसों का आकार सबसे बड़ा होता है। ग्रुप 18। ग्रुप 18 के बाद नंबर आता है ग्रुप नंबर 1 का और उसके बाद नंबर आता है ग्रुप नंबर 2 का और उसके बाद आकार चलता जाता है। देख सकते हैं क्या आपके पास कल हमने जो ऑर्डर बनाया था, बेटा यही ऑर्डर आया था क्या? आया था। सर यहां पर हम कहते हैं ग्रुप नंबर 18 का मतलब होता है इनर्ट गैस, इसका मतलब एल्कली मेटल और इसका मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी कि सर अगर मैं यहां तक बात करता हूं तो इसका आकार बड़ा, इसका बड़ा और इसका भी आकार बड़ा। इतना केस है। इसके बाद नीचे वाले जो तत्व हैं, अपन क्या कहते हैं कि फॉर पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6 और 7 जो होते हैं, इनमें ग्रुप नंबर 1 का आकार सबसे बड़ा, उसके बाद ग्रुप नंबर 18, उसके बाद ग्रुप नंबर 2 और सो ऑन आप लोग चलते जाओ। अब पर हम कह रहे हैं कि सर एल्कली मेटल का आकार बड़ा हो जाता है किसकी तुलना में? इनर्ट गैस। और उसके बाद कौन आ जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षार मृदा धातु। यानी कि इस बार जो आकार होने वाला है वो आकार कैसा होता है? ऐसा। क्लियर है? क्यों होता है वो सुन लो। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो धातुओं के परमाणु जो हैं उनका आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो इनके बीच में बनने वाला धात्विक बंध क्या हो जाता है? बहुत दुर्बल। और दुर्बल होने की वजह से बंध लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और वो आपकी इनर्ट गैस की जो वॉन्डोवल रेडियस है उसको क्रॉस कर जाती है। और क्रॉस कर जाती है तो इनका आकार क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है। ये बात ध्यान रखना। यानी कि तीसरे आवर्त तक ही अक्रिय गैस का आकार सबसे बड़ा होता है, उसके बाद क्षार धातुओं का आकार सबसे बड़ा होता है। नोट कर ले सर।
एकदम सिंपल पॉइंट है सर, कोई ज्यादा जोर वाली बात नहीं है। बस चीजों को तरीके से याद रखना जिस तरीके पर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपको सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे हर जगह पर। पढ़ा दो फटाफट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि सर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए या नहीं कर पाए। अगर कर पाए तो काम हो जाएगा, नहीं कर पाए तो समस्या का सामना करना पड़ता ही। जल्दी से बना दो सर, जल्दी से कहानी को खत्म कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रख लेना, बहुत काम आएगा सर ये। साइज का जो ऑर्डर होता है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है और बहुत सारी बातें हमसे वो करवाता है। हो गया बेटा? ये कहानी किसकी खत्म होती है? तो हम कहते हैं कि ये एक औरत की कहानी खत्म होती है। ठीक है, पीरियोडिक वेरिएशन जो आता है वो पीरियोडिक वेरिएशन आपका यहाँ पर खत्म होता है। किसका? एस और पी ब्लॉक का। और एस और पी ब्लॉक में भी एक आवर्त की कहानी जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब देखो सर, आगे बढ़ते हैं। एक आवर्त में और भी हमें बहुत सारी बातें करनी होती है, तो उन बातों को भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो चलिएगा, एक छोटा सा हेडिंग लगा दो। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा लेंथेनॉइड संकुचन। सुना है क्या बेटा? लेंथेनॉइड संकुचन जो है वो कैसे काम करता है और क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है सर, लेंथेनॉइड संकुचन। तो हेडिंग डाल दो लेंथेनॉइड संकुचन। हेडिंग डाल दो लेंथेनॉइड संकुचन, या तुम बोल सकते हो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड संकुचन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब सुनना, बात को समझना, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है और इस पर क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं। ठीक है, देखो, अपन कहते हैं कि सर लेंथेनॉइड कौन कौन से होते हैं, तो हम कहते हैं 4F सीरीज वाले। और तुम कहते हो कि लेंथेनॉइड स्टार्ट होता है कहां से? सीरियम से। और कहां तक चलता है? तो तुम कहते हो ल्यूटीशियम तक। सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक चलता है। इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 58 से लेकर कहां तक होता है? 71 तक होता है। मैं ये कहता हूं कि जब मैं सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जाता हूं तो मेरे परमाणु क्रमांक में निरंतर लगातार क्या होती है? वृद्धि। बिना किसी एक्सेप्शन के लगातार बढ़ता जाता है। दूसरा पॉइंट सुनना, सीरियम जो होता है, सीरियम का विन्यास होता है 4F2। सिर्फ समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं 4F1, समझाने के लिए नहीं है। वास्तविकता में 4F2 था, वो आपको बताया था। और यहां पर मैं बता देता हूं ये कितना है, 4F14। अब सुनो, क्या मैं ये कह दूंगा कि सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लगातार 4F में भरा जाता है और बीच बीच में कहीं पर डी में भी एक आध इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसको हम लोग एक बार छोड़ देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब हम सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार 4F में आता है। अब आ जाओ सर F की बात करते हैं। F का आकार कैसा होता है? विसरित, डिफ्यूज, फैला हुआ। फैला हुआ होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉन जो है उसका परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है? नगण्य। तो एक बात बताओ कि मान लो कि सीरियम पर जब इलेक्ट्रॉन आया था उस टाइम परिरक्षण प्रभाव का मान कितना था? एक्स। तुम बोले कि सर हर बार जब हम आगे बढ़ रहे हैं परिरक्षण प्रभाव में परिवर्तन नगण्य हो रहा है। परिरक्षण प्रभाव में परिवर्तन क्या हो रहा है? नगण्य। तो सर जब तुम यहां तक पहुंचोगे तो ये कितना रहेगा? एक्स, या एक्स से कुछ बढ़ेगा। नगण्य का मतलब मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम्हें कोई 1 पैसा दे दे कि ये लो 1 पैसा। बेटा इतना सुगला मुंह थोड़ी बनाते हैं, 1 पैसा बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ, तो अपन क्या कहते हैं कि सर 1 पैसा मिला और तुम्हें सर 10 दिन तक एक एक पैसा दिया जाए,
मान लो 14 दिन तक एक एक पैसा दिया जाए, तो आपके पास कितनी वृद्धि हुई? 14 पैसे की वृद्धि हुई है सर पूरी। आपके पास कुल कितने हो गए? 100 रुपए 14 पैसे। क्या वृद्धि को नगण्य माना जा सकता है क्या? नहीं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर हम क्या बोलेंगे कि आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो तुम पहले दिन भी बोल रहे हो जो 100 रुपए और 14वें दिन भी बोल रहे हो कितने, लगभग 100 रुपए, हाँ या ना? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा है परिरक्षण, यानी कि बचाने की क्षमता नगण्य है, नगण्य जुड़ते जुड़ते नगण्य ही रह जाता है और परिरक्षण नियतांक का मान लगभग उतना ही रह जाता है। तो क्या मैं ये कह दूंगा यहाँ तक से लेकर यहाँ तक जाते हैं तो सिग्मा में परिवर्तन चेंज जो होता है वो कैसा होता है? नेग्लिजिबल, यानी कि नगण्य। अगर नगण्य चेंज होता है तो क्या मैं उसको लगभग नियत कर दूं क्या? अगर लगभग नियत कर दें तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? तो आप लोग क्या बोलोगे? होने का कारण है ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप, ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, या क्या बोल दो सबशेल। ठीक है, अगले लेक्चर में ऑर्बिटल और सबशेल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो अपन कह रहे हैं कि ऑर्बिटल और सबशेल, या फिर तुम क्या बोल सकते हो? ड्यू टू नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? पुअर सिल्डिंग, पुअर सिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4f इलेक्ट्रॉन के दुर्बल या नगण्य परिरक्षण के कारण क्या होता है? ऐसा होता है। तो आ जाओ सर, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरा जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। अगर जेड माइनस सिग्मा होता है, सिग्मा में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, लेकिन जेड में लगातार वृद्धि प्रेक्षित हो रही है। तो एक बात बताओ कि जेड इफेक्टिव का मान भी लगातार बढ़ता जाएगा क्या? और अगर ये लगातार बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब आकर्षण बढ़ रहा है, तो साइज में क्या होगी? कमी। साइज में लगातार कमी होगी तो हम कहते हैं साइज में हो रहा है संकुचन, और ये संकुचन किस में हो रहा है? लेंथेनॉइड में। तो नाम क्या दे दिया? लेंथेनाइड संकुचन। तो हम क्या बोलेंगे? आपका आकार जो है वो लगातार क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड संकुचन। क्या बात पल्ले पड़ गई? क्या पड़ गई? अब सुन लो सर, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो आपकी परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों के मान में लगातार कमी होती है, लेकिन परमाणुवीय त्रिज्या में एक पंगा है। वो पंगा कौन है? यूरोपियम। यूरोपियम जो होता है, ईयू जो होता है, ईयू की त्रिज्या सभी लेंथेनॉइडों में सबसे बड़ी होती है। ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सभी क्या होते हैं? लगातार कम होते जाते हैं। इसके कम होने का कारण इसके एफ इलेक्ट्रॉन का बंध के लिए अक्रिय हो जाना होता है, तो वो हम लोग आगे बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा लिखना स्टार्ट कीजिए। लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है? देखो देखो, सीई से लेकर सीई से लेकर एलयू तक, यानी कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, सीई से लेकर एलयू तक परमाणुवीय तथा आयनिक त्रिज्या, परमाणुवीय तथा आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी होती है। परमाणुवीय तथा आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी होती है, कमी होती है, कमी होती है। ठीक है सर, बात खत्म। अब लिखो कारण, रीजन। क्वेश्चन ये आता है कि लेंथेनॉइड संकुचन का कारण क्या है? हाँ भाई, लेंथेनॉइड संकुचन किसके कारण हो रहा है? जेड इफेक्टिव के कारण या फिर इसके कारण? इसके कारण। याद रखना, इसके कारण जेड इफेक्टिव बढ़ा है, जेड इफेक्टिव के कारण ये नहीं हुआ है। तो रीजन में लिखिएगा, लिखो 4f इलेक्ट्रॉन के, 4f इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण के कारण, 4f इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण के कारण जेड इफेक्टिव में वृद्धि होती है, के कारण जेड इफेक्टिव में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। क्लियर है सर? चलो फटाफट मार्क कर दो 1 मिनट में। ठीक है, हाँ भाई, तीर सही सही बनाना है ना, खुद गलत बना लोगे और फिर बाद में लेके आओगे कि सर क्या पढ़ाया है ये। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साइन, एरो के साइन, ये थोड़े से देख के बना लेना बेटा, कई बार फ्लो फ्लो में हमसे खुद से गलत बन जाते हैं ना, फिर हम मास्टर को दोष देते हैं।
सर टेस्ट में कहां तक आएगा? बेटा 7:44 तक जितना पढ़ा दिया जाएगा उतना आएगा राहुल कुमार। हाँ बेटा 7:44 तक जितना पढ़ा दिया जाएगा आईने के आईनिक इक्विलिब्रियम मुझे नहीं पता, मेरे 45। आईनिक इक्विलिब्रियम भी चल रहा है क्या तुम्हारा? हाँ जी, अरे क्या बोलते हो? चल रहा था। अच्छा आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा था। चलो फिर भी एक बार नीचे उनसे कंफर्म कर लेना कि आएगा कि नहीं आएगा। वैसे अपने क्वेश्चन 45 आएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना। चलो ऑफिशियल जानकारी होना आवश्यक है। चले भाई आगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिख दो। लिखो ईयू। ईयू का आकार सभी लेंथेनॉइडों में सर्वाधिक होता है। ईयू का आकार सभी लेंथेनॉइडों में सर्वाधिक होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि हम किससे कंफर्म करें? बट आप पहले कंफर्म की स्पेलिंग सही लिखो, बाद में बताऊंगा मैं। हाँ चलो सर। हाँ चले भाई आगे। क्या लिखा? ईयू का आकार सभी लेंथेनॉइडों में सर्वाधिक होता है, सबसे बड़ा होता है। स्टार मार्क कर लो सर। आप लोगों ने अगर एफ ब्लॉक की त्रिज्याओं का क्रम जब देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सर उसका आकार सबसे बड़ा होता है। उसमें जब ग्राफ आता है ना सर, ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग आता है और फिर अचानक से उसमें एक चोंच बाहर निकल जाती है और फिर वापस से एकदम नीचे आके चलता रहता है। बात क्लियर होगी? चलो सर हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। हाँ अब सही है बेटा, बिल्कुल। हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा और 45 क्वेश्चन पीरियोडिक के आएंगे। हेडिंग लगाओ। डी ब्लॉक तत्वों में लेंथेनॉइड संकुचन। 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 अब सुन लो भाई, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें लेंथेनॉइड संकुचन क्यों, कब, कहां, कैसे होता है उसको हम लोग चेक करेंगे। एक बात बताओ कि लेंथेनॉइड संकुचन जो है वो किसके कारण था? लेंथेनॉइड के कारण। लेंथेनॉइड 14 एलिमेंट है। आपको याद होगा एक नाम आया था मैजिक नंबर। मैजिक नंबर में हम चल रहे थे 8 8 18 18, फिर अचानक से हम सीधा 32 पे पहुंच जाते हैं। तो 18 + 14 कितना होता है? 32। अरे 18 + 14 कितना होता है? 32। मतलब अचानक से 32 आने का कारण कौन है? एफ ब्लॉक के तत्व है। तो जहां भी अंतर 32 का मिलेगा मतलब वो पक्का कुछ ना कुछ करने वाला है। तो आ जाओ। डी ब्लॉक तत्वों में लेंथेनॉइड संकुचन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत ही काम का है। डी ब्लॉक की स्टार्टिंग होती है कौन से आवर्त से? चौथे से। फिर कौन आता है? पांचवां। फिर कौन सा आता है? छठवां। सातवें की तुम्हें बात नहीं करनी है क्योंकि सातवें में अभी कोई प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं हो रहे हैं। तो आ जाओ सर। चौथे आवर्त में जो सीरीज आता है उसको बोलते हैं 3D सीरीज। सर पांचवें में जो आता है उसको बोलते हैं 4D। और छठवें में जो आता है उसको क्या बोलते हैं? 5D। ये 3 सीरीज है। आ जाओ सर, अब देखना, बहुत ही प्यारे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डी ब्लॉक तत्वों में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ध्यान से सुन लेना। डी ब्लॉक तत्वों में टॉप टू बॉटम जाते हैं, प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? तो सुनो। 3D से 4D जाते हैं। 3D से 4D जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ शेल यानी कि कोष की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है लेकिन कोष की संख्या प्रभावी होती है, इसलिए हम जेड इफेक्टिव की बात ही नहीं करेंगे, कंफ्यूजन रखेंगे नहीं। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो साइज को क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। अरे साइज को क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। चलो अब दूसरा, अरे हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं।
4D से 5D चलते हैं, 4D से 5D जाते हो तो यहां पर कोष की संख्या, नंबर ऑफ शेल क्या होता है, बढ़ता है, मतलब साइज को बढ़ना चाहिए। लेकिन अब हम दूसरे प्रभाव को लेके आएंगे, कैसे लाएंगे देखना। सर आपको याद है क्या डी ब्लॉक तत्वों के लिए मैजिक नंबर कितने हुआ करते थे? तो हमने कहा था वो दो प्रकार के थे, 18 18 32। किसके लिए था? थर्ड बी के लिए। फिर 18 32 32 किसके लिए था? बाकी बचे हुए डी ब्लॉक के लिए। तो हम यहां पर लेकर चलते हैं कौन सा? 18 32, इसके नीचे भी 32। क्लियर है? 32 आने का मतलब लेंथेनोइड का इंट्रोड्यूस हो चुका है, मतलब सर यहां पर कौन सा प्रभाव लगेगा? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो तुम्हें याद रखने के लिए बता रहा हूं कि जहां भी 32 आ जाए तुम एक बार के लिए रुक जाना, लेंथेनोइड प्रभाव को देख लेना। लेंथेनोइड प्रभाव का मतलब होता है जेड इफेक्टिव में बहुत वृद्धि होना। हाँ या ना? अरे यस और नो? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, एक एरो लगाया है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, दो एरो लगाया है, मतलब क्या है कि सर ये आकार को बढ़ाएगा और ये आकार को घटाएगा, बढ़ाएगा कम, घटाएगा ज्यादा। बात पल्ले पड़ गई? तो एक बात बताओ कि एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, देखा होगा घर पे कि सर अगर बापू मारते हैं तो जो है वो आपको पुचकार लेती है, मम्मा मारती है तो बापू पुचकार लेते हैं, एक मारता है एक बुलाता है, बराबर होके इक्विलिब्रियम पर तुम आ जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है कि नहीं है? अत्याचार हो रहा है या प्यार हो रहा है तुम्हें समझ में ही नहीं आता। तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये भी सेटल हो जाएगा और अपन क्या बोलेंगे कि दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? संतुलित, बोथ आर बैलेंस। क्लियर है? अब बोथ आर बैलेंस, दोनों के दोनों बैलेंस हो गए तो तुम क्या करोगे कि सर साइज जो है वो क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट सेम, लगभग समान हो जाएगा, एग्जैक्ट समान नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर आपके पास एक तो है 3D, एक है 4D, एक है 5D। अगर मैं तुमसे आकार की बात करूं तो तुम क्या बोलोगे? 3D से 4D आकार क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन 4D से 5D आकार लगभग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ये ऑर्डर जो है ये किसके लिए लागू होता है? डी ब्लॉक के लिए, लेकिन किसके लिए लागू नहीं होगा? तो तुम क्या बोलोगे? एक्सेप्ट थर्ड बी। किसके लिए लागू नहीं होगा? एक्सेप्ट थर्ड बी। थर्ड बी के लिए ये लागू नहीं होता। अब सुनना, वो बोल देता है कि सर एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा, यानी कि 4D और 5D में से बड़ा कौन होगा। तो सुनो, मैंने क्या बोला? ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, ज्यादा कौन बढ़ता है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ता है तो एक बात बोलो कि सर बढ़ना ज्यादा होगा या कमी ज्यादा होगी? कमी ज्यादा होगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि 3D से बड़ा 4D और 5D से बड़ा 4D। बात पल्ले पड़ गई? ये ऑर्डर क्या होता है आपका? एग्जैक्ट बन जाता है किसका बेटा? साइज का। लेकिन आपसे ये ऑर्डर बहुत रेयर चांस में पूछेगा, अगर ज्यादा बात करता है तो वो किसकी करता है? इसकी ही करता है। क्लियर है? ये कहानी बनती। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल बोल दूं कि सर टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। सर मैं बोल दूं कि फिर रूठा ओसो, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ये जितने भी ऑर्डर हैं इनकी बात कर लेते हैं। ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। सबसे पहले देखा कौन है? तो आपने कहा डी ब्लॉक। तो 3D से 4D बढ़ेगा, 4D से 5D बराबर बढ़ेगा, बराबर बढ़ेगा, बराबर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? सिंपल है। अब चलो बात कर लेते हैं किसकी? थर्ड बी की। थर्ड बी की बात करते हैं। सर ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट बनता है। थर्ड बी में कौन कौन आता है? तो आप लोग क्या कह देते हो कि सर थर्ड बी में आता है स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। इसको बोलते हैं 3D, इसको 4D, इसको 5D और इसको 6D। करेक्ट है? यहां पर परमाणु क्रमांक का अंतर होता है 18, यहां पर भी 18, लेकिन यहां पर कितना होता है? 32। जहां भी 32 आता है उसको मार्क कर लेंगे क्योंकि लेंथेनॉइड में संकुचन दिखेगा। तो 3D से 4D बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन लगभग बराबर हो जाएगा। बात पल्ले पड़ गई? तो अपन क्या करेंगे? 3D से 4D बढ़ा, बढ़ा, लेकिन लगभग बराबर हो गया। ये कहानी किसकी होती है? आपके थर्ड बी की। और ये बाकी कहानी किसकी है? आपके बचे हुए डी ब्लॉक की। ये लीजिए सर आपका लेंथेनॉइड संकुचन, और लेंथेनॉइड संकुचन डी ब्लॉक तत्वों में कंप्लीट होता है। फटाफट नोट करें, 2 मिनट का टाइम है, फिर मेरे को एक पुराना क्वेश्चन दिया हुआ है वो डिस्कस करना है। वो आपको करने के लिए दिया था शायद, अगर आपको याद हो तो। बहुत बढ़िया।
भाई जहां पर जो चीज डोमिनेट कर रही है ना, उस चीज को दिमाग में रखना। अगर आपको लगे कि आप एक बार पढ़ के सब कुछ याद कर लोगे, बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जितनी बार इसको रिवाइज करोगे ना चीजों को, उतनी बार तुम सीखते जाओगे। अगर 3-4 बार रिवीजन अगर तुम इसका कर लोगे, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि कहां पर कौन सा प्रभाव लगेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम एक ही बार पढ़ते हैं और एक ही बार क्वेश्चन सोल्व करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमें आ जाए, ऐसा संभव नहीं होगा सर। क्योंकि ये है इनऑर्गेनिक। यहाँ पर माना कि x बराबर y, ऐसा कोई गेम नहीं होता। यहाँ पर जो है वो फिक्स है। ऑलरेडी डेटा आपके पास आ चुके होते हैं। सारे डेटा आने के बाद, प्रैक्टिकल होने के बाद उनके रिजल्ट मिल जाते हैं, और रिजल्ट मिलने के बाद चीजें डिसाइड होती है कि सर कौन कौन कैसे कैसे कहां पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो बिल्कुल भी गलती मत करना कि सर हम अपने हिसाब से कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। डेटाबेस सब्जेक्ट है, डेटाबेस ही चलेगा। जिसका जो डेटा है वही सत्य है। में लगे कि सर यहां पर लग गया ये प्रभाव, वहां क्यों नहीं लगा? नहीं लगा तो नहीं लगा सर, कुछ नहीं कर सकते उसका। चला, चलो एक क्वेश्चन दिया था आपको, शायद याद नहीं होगा। याद है क्या आपको? एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वो अभी तक हमने सोल्व नहीं किया है। कौन सा क्वेश्चन है? आयरन वाला। आयरन वाला, आयरन वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपने कर दिया होगा। मान लूं क्या? चलो मान लेते हैं कि आपने आयरन वाला क्वेश्चन कर दिया। जल्दी करें सर, 5 मिनट बचे हैं हमारे पास, समय खत्म हो रहा है। चले, चलो सर, ये कहानी आपकी यहां पर समाप्त। वो क्वेश्चन निकाल लो और उस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि आयरन के लिए क्या निकालना था? जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव भी कौन से इलेक्ट्रॉन का? 4s का, 3d का, 3s का और 3p का। अभी 4s इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव का मान कितना आ रहा है बेटा? निकाला गया आप लोगों ने? निकालो, देखिए वो क्वेश्चन निकालो। 4s इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव का मान कितना आ रहा है? अरे कितना आया है? अरे बोलो कितना? 3 अरे 4s इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव का मान कितना आया है? अरे भाई करा तो है क्या आपने? नहीं करा? 1.65, सबका 1.65 आया है या कुछ और भी आया है? अरे जल्दी बोल दो यार। रहने दो रहने दो रहने दो, हो गया। आयरन कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। यही था ना सर पहला क्वेश्चन? 4s इलेक्ट्रॉन। आ जाओ भाई, 4s इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। 4s इलेक्ट्रॉन के लिए तुम क्या बोलोगे कि ये है nवा कोष, ये है n-1, ये है n-2 और ये है n-3। चलो सर, nवे कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन s में है, स्लेटर का पहला नियम लगेगा। स्लेटर का पहला नियम लगेगा तो ये आएगा 1 गुना 0.35 प्लस 12 और 2 14, 14 गुना 0.85 प्लस 6 2 8 और 2 10 गुना 1। सिग्मा आया इतना। क्या आपका भी इतना ही आया था क्या? अरे हाँ या ना? सबका यही है। चलो हो जाएगा आराम से। और जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं 3D इलेक्ट्रॉन की। सर 3D इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कहानी कैसे होगी सुन लो। आयरन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, 3d, ये nd,
ये n+1 और ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो बोलो सर n+1 वाले का कितना 0 प्लस इसमें कुल कितने 6, 6 में से कितने पे लेना है 5 का, तो 5 गुना 0.35 प्लस अभी 10 और 8 18, 18 गुना 1, ये है आपका सिग्मा। यही निकाला गया आपने भी, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सर 3s और 3p समझाता हूं। 3p इलेक्ट्रॉन एंड 3s इलेक्ट्रॉन। देखो सर अपन क्या बोल रहे हैं कि आयरन, आयरन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। इसने बोला 3s। स्लेटर का नियम ध्यान से सुन लो, स्लेटर का नियम प्योर जुगाड़ है। ध्यान से सुन लेना, स्लेटर का नियम क्या है? प्योर जुगाड़ है। और प्योर जुगाड़ किसके लिए है? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव देखा जाता है। अगर इसके अलावा किसी और इलेक्ट्रॉन पर देखा जाता है तो चीजें एकदम से बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं? तो इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला काम, जितने भी आपको कोष मिले हैं उनको सबसे पहले उनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से बांट दो। इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। अब क्या करो, इनको इनकी एजीमुथल क्वांटम के हिसाब से बांट दो। ये बंटा हुआ है, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हो गया? अब सुनो, मेरे को गणना करनी है इनकी, इन दोनों की। स्लेटर का नियम जब मैंने लिखाया था तो वहां पे दो ग्रुप लिखाए थे, एक एस और पी और दूसरा डी और एफ। एक एस और पी, दूसरा डी और एफ। एस और पी की कहानी सेम होती है। अब देखो सर, क्या इन इलेक्ट्रॉनों पर 3d के इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आप इनको क्या कर दो, हटा दो। ये तो कचरा हो गए। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब तुम बोलोगे कि 3s पर 3p का, मैंने क्या बोला? स्लेटर का नियम जुगाड़ है। जैसा स्लेटर ने बोला वैसा करना मजबूरी है। 3s और 3p की मैं बात करूं तो इनमें अगर प्रैक्टिकली देखूं तो 3s पर 3p का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन स्लेटर का जुगाड़ क्या कहता है? इन दोनों के लिए समान होता है। बात समझ में आ गई? तो हम अपने हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से चल रहे हैं? स्लेटर के हिसाब से। उसने जैसा बोला वैसा करेंगे। तो उसने क्या बोला? एस और पी के लिए समान होता है, डी और एफ के लिए समान होता है। तो डी तो उड़ गया, बच गया कौन? ये वाला। यहां पर तेरा सिग्मा जो आएगा ना बेटा, वो कितना आएगा? यहां पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 में से एक पर देखना है, बचाने वाले कितने? 7। 7 बचाने वाले हैं तो उनका कितना आएगा? 0.35। इस बार ये कौन है? n। तो ये क्या हो गया? n-1 और ये क्या हो गया? n-2। तो तू क्या बोलेगा कि सर अब पीछे जो बचा है उसको ले लो। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 0.85 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 1। ये कौन है? सिग्मा। बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना? पक्का? पूरा कोर्स नहीं लेना है, एस और पी को साथ रखना है और डी और एफ को अलग रखना है। बात पल्ले पड़ गई सबको? नोट कर लें। लास्ट वाला किसका सही है क्या किसी का? आपका? चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। ये कहानी है इसकी। ठीक है सर, अगर किसी को डाउट लगे तो बाहर पूछ लेना, या फिर अगले लेक्चर में मैं इसको एकदम से ओपनली एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा स्लेटर रूल क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, कोई भी दिक्कत लगे तो बेटा बता देना, सारी कहानी को चेक कर लेंगे। एक बच्ची का आंसर आया था 3.75, ये आया था क्या? 3.75 किसका? 4s का। इसका कितना आया था? 6.5.95, 6.25। हाँ भाई बहुत अच्छे। इसका आंसर था 3, इसका जेड इफेक्टिव था कितना? 3.75। इसका बेटे जेड इफेक्टिव जो आया है वो कितना आया? 6.25 3D का। बाकी बचे हुए दोनों के सेम आएंगे, निकाल लेना। कोई दिक्कत लगे तो बता देना, सिग्मा की गणना मैं करवा चुका हूं। ठीक है सर, यहां तक प्रिपेयर कर लेना। कोई दिक्कत हो तो बता देना, कोई समस्या लगे तो बता देना। पेपर ढंग से करके आना। पेपर एकदम सिंपल है लेकिन ट्रिकी है। ऐसा नहीं होगा कि तुम देखते ही क्वेश्चन को कर दो, पेन चलाना पड़ेगा। आधे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे,
60-70% क्वेश्चन आराम से एकदम फुद्दू फुद्दू। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जहां पर तुम्हें 2 मिनट सोचना पड़ेगा, 2 मिनट 1 मिनट सोचना पड़ेगा कि करूं कैसे, मतलब इतना हार्ड नहीं है, लेकिन उसमें कुछ छुपी हुई चीजें भी हो सकती है। तो ढंग से प्रिपेयर कर लेना, ढंग से नोटबुक पढ़ लेना, क्वेश्चन वोश्चन लगा लेना, ठीक है, दोनों पेज वो जो है वो पढ़ लेना, उसके बाद पेपर देने आना। ठीक है सर, तो चलो, इनऑर्गेनिक का आपका पहला पेपर है, इसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं मंडे को, ठीक है।